नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनक्सिया निवेश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कंपनीज़ राइट्स इश्यू इश्यू करते हैं और राइट्स इश्यू का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि जब न कोई भी कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा रेज़ करती है, तब वो अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाके पैसा रेज़ करने की पहले एफर्ट लेती है। अभी राइट्स इश्यू में होता कैसा है कि काफ़ी लोग जिनको मैं मिला हूँ, उनके साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने कहा है कि अविनाश जी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है, कभी कोई ऑनलाइन अकाउंट से अपना अकाउंट ऑपरेट करता है, किसी का ऑफलाइन ट्रेड क होता है। तो ये सारी चीज़ें राइट्स इश्यू को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन इन्वेस्टर्स के माइंड में होता है। तो दोस्तों आज हम राइट्स इश्यू कैसे अप्लाई करना है उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, राइट्स इश्यू के साथ-साथ और भी काफ़ी टेक्निकल कांसेप्ट्स है, वो भी समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अशोक होलानी, जो होलानी कंसल्टेंट्स में प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है और वो हमको बताएँगे कि राइट्स इश्यू का प्रोसेस कैसे फ़ॉलो करना है, उसके रिलेटेड कांसेप्ट्स क्या है। तो अशोक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो अशोक थैंक जी यू। या थैंक यू। तो अशोक जी पहली बात एक सिंपल और सरल भाषा में बताइए कि राइट्स इशू बेसिकली कंपनी जब करती है तब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके बाद हम थोड़े से और कांसेप्ट्स के बारे में आपके से जान लेंगे। बेसिकली राइट इशू एक प्रकार का तरीका है कंपनी को फंड रेज करने का। जनरली आम भाषा में अपन लोग आईपीओ देखते हैं तो कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिक को। इस केस के अंदर कंपनी शेयर इशू कर रही है, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही करती है। उन्हीं को शेयर दिए जाते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। जब भी कोई कंपनी राइट इशू प्लान करती है तो ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही कि उस जो पैसा वो रेज करेगी उसका वो कहाँ पे लगाना चाहती है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर कंपनियां जो राइट इशू के लिए लेके आती हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से या लोन जो ले रखा है उसको प्रीपेमेंट के हिसाब से, या उन्हें कोई बड़ा एक्सपेंशन करना है या कोई एक्विजिशन करना है तो उसको अक्वायर करने के लिए लेके आते हैं। जी, अब इस केस में क्या होता है कि हर आदमी राइट इश्यू में अप्लाई नहीं कर सकता है। जो कंपनी का शेयर होल्डर है, फिर चाहे वो पब्लिक शेयर होल्डर हो चाहे प्रमोटर हो, उसको उसी रेशियो में जो उसकी शेयर होल्डिंग है उसको उसमें डालना पड़ता है। इसमें डिटरमाइन कौन से शेयर होल्डर डाल सकते हैं। जब भी राइट इश्यू अनाउंस होता है तो एक रिकॉर्ड डेट का प्रावधान है सेबी के गाइडलाइंस में। उस तारीख को कट ऑफ डेट माना जाता है और उस तारीख को जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट करी जाती है कंपनी की तरफ से कि हम ये राइट इशू लेके आ रहे हैं, इस रेट पे लेके आ रहे हैं और आप इसमें सब्सक्राइब करें। बिल्कुल इनफैक्ट अशोक जी अभी आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई राइट्स इश्यू शेयर होल्डर को मिलता है लेकिन उसको वो शेयर होल्डिंग शेयर्स में एडिशनल शेयर्स अप्लाई करने हैं, तो वो हम्म। एडिशनल शेयर्स अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात, मान लीजिए एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको राइट्स अप्लाई नहीं करना है लेकिन उसको अपने राइट्स मार्केट में बेचने हैं, तो उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं और वो कैसे वर्कआउट होता है? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, जैसे पहले आपने बोला कि जैसे मैंने बताया कि राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर तारीख को होते हैं, जैसे रिकॉर्ड डेट मैंने बताया। अब इसमें जब एप्लीकेशन करी जाती है तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी में और पैसा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने डाला था उतना ही वो रखना चाहते हैं। कई शेयर होल्डर ऐसे होंगे कि वो कंपनी में डालना चाहते हैं। इस ध्यान रखने की बात है, जब भी कोई राइट इशू किसी भी कंपनी का आता है वो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे में आता है, तो उनको एक इंसेंटिव होता है इस कंपनी में डालने का। पहले क्या होता था, पुराने जमाने साल 2 साल पहले की बात है कि जो इसमें राइट एंटाइटलमेंट जो लगते थे किसी को, और किसी को नहीं डालना है तो वो ऑफलाइन ट्रांसफर करके अपना राइट किसी और को बेचता था। जो ये प्रॉपर मार्केट इसका डेवलप नहीं था। लास्ट ईयर जब 2000 के अंदर रिलायंस का इशू जब पहली बार आया था राइट इशू, तो उसके तहत सेबी ने नई गाइडलाइंस लेके आए और इन्होंने ये जो राइट एंटाइटलमेंट का जो ट्रेडिंग होता है, एक जने से दूसरे जने में जाना कि मुझे नहीं लगाना बट आपको लगाना है, तो अपन आज मैं जयपुर हूँ और आप बॉम्बे हैं तो कनेक्शन नहीं था, तो मैं अपने नोन वालों को ही ट्रांसफर कर पा रहा था और आप भी नोन वालों से मांग पा रहे थे कि मुझे राइट एंटाइटलमेंट चाहिए।
तो एक प्रॉपर मार्केट डेवलप नहीं था, तो सेबी एक नई गाइडलाइंस लेके आई राइट एंटाइटलमेंट के नाम से, और इस शेयर को उन्होंने लिस्ट करवा दिया। अब कोई भी जना भारत में कभी कोई राइट इश्यू आता है, ये मैंडेटरी कंडीशन है, उस राइट इश्यू में राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग होना जरूरी होता है। तो जब भी राइट इश्यू खुलता है, उसके साथ साथ उसका राइट एंटाइटलमेंट का शेयर बनाया जाता है, जिसका अलग से आईएसआई नंबर लेते हैं, और वो ट्रेडिंग होता है शेयर बाजार के पोर्टल पे, चाहे एनएससी हो, अगर दोनों जगह लिस्ट है तो बीएससी एनएससी दोनों जगह ट्रेड होता है। तो अब आपको खरीदना है तो आप ओपन बाजार से खरीद सकते हैं, जो मुझे बेचना है तो मैं आराम से बाजार में बेच सकता हूँ। पहले क्या होता था, इसकी प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं था, मेरी मर्जी है, जो मैंने प्राइस आपसे मांग लिया, आपको जो देना वो दे दिया। बट यहाँ मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है उसकी प्राइस क्या रहती है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको लगाना है वो बाजार में खरीद के, जो शेयर होल्डर नहीं है रिकॉर्ड डेट पे, वो बाय करके लगा सकता है। और मुझे मान लीजिए और पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कंपनी के अंदर, तो मैं उसको बेच सकता हूँ और मुझे 2 पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि जब भी राइट इश्यू आता है तो कंपनी की इक्विटी बाजार में बढ़ जाती है। जब इक्विटी बढ़ जाती है तो एज पर जो नॉर्म्स है हमारे कैपिटल मार्केट के, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है शेयर की। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को उनकी नुकसान लगता है उनकी होल्डिंग का। बिल्कुल। तो उसको कंपनसेट करने के लिए राइट एंटाइटलमेंट की वैल्यू आ जाती है, तो वो उसका नुकसान नहीं हो रहा होता है, तो वो वहां से अपना नुकसान को कवर कर सकता है, और कोई नया आदमी चाहता है जुड़ना तो वो बाय कर सकता है। ओके। तो इसको बोला जाता है मार्केट रेनोन्सिएशन। ये ओके। जब भी आईपीओ खुलता है राइट इशू, जनरली भारत में राइट इशू 15 दिन के लिए खुलते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1 महीने के लिए चल सकते हैं। तो ये राइट की ट्रेडिंग इशू खुद क्लोज होने से 4 दिन पहले बंद हो जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे। ओके। फिर भी अगर कोई रह जाए, किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो वो ऑफलाइन मोड पे कर सकता है अप टू इशू क्लोज होने तक। अच्छा। पर उस केस में क्या होगा कि वो जो ट्रांसफर होगा ऑफलाइन, वो आपकी डीमैट से मेरी डीमैट में पहुंच जाना चाहिए इशू क्लोज होने से पहले पहले। नहीं, ठीक है। आई थिंक अशोक जी बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। मेरे को एक बात बताइए कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपनी के राइट शेयर्स मुझे मिले हैं और मुझे हम्म। ऑनलाइन में मेरे राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर बेचने हैं, तो इस कंडीशन में मैं मेरे ब्रोकर को क्या बोलूँ? मुझे अगर बेचने हैं तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जैसे मैंने बताया सर, ये अलग से शेयर लिस्ट हो जाता है, टेम्परेरी शेयर बोलते हैं इसको, और ये ट्रेडेबल होता है। जैसे आपको किसी कंपनी का राइट मिला है, तो अपने ब्रोकर को फोन करें, या जैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे करें, और उसको बोलें कि मुझे ये राइट एंटाइटलमेंट बेचना है। तो वो ओके। वहाँ लिस्ट हुआ है, जैसे ही आप बोलोगे उसके स्क्रीन पे आ जाएगा, जो भाव आ रहा है बायर सेलर के हिसाब से वो उसको बेच देगा, और ओके। आपको T+2 के अंदर आपको पैसा आपके पास आ जाएगा, और आपको इसकी ओके। डिलीवरी देनी पड़ेगी नॉर्मल स्टॉक की तरह। ओके, समझ गया। ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने बात है सर, कि जब भी राइट की ट्रेडिंग होती है उसमें इंट्रा डे नहीं होता है, डिलीवरी ही होती है 100%। ओके, ठीक है। तो बेसिकली पोजिशनल काम होता है, बेसिकली इंट्राडे नहीं होता है। जी नहीं होता, ऐसे 100% डिलीवरी देनी पड़ेगी उनको, अगर ओके। उन्होंने मैंने बेचा है तो। अच्छा, ओके। अच्छा, दूसरी बात अशोक जी मेरे को एक बात बताइए कि देखिए राइट्स इशू जब अनाउंस होता है, आपको लेटर ऑफ ऑफर घर पे आता है कि भाई आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, आपके इतने शेयर्स हैं। तो ऑपरेशनली अगर किसी को समझाना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जो ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन भी उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो इन इन्वेस्टर्स के लिए आप थोड़ा-सा एक ब्रीफ प्रोसीजर बता सकते हो कि राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट द लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम द कंपनी, अगर आपको राइट्स में पैसा लगाना है तो आपका क्या-क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या आपके पास अस्बा अकाउंट होना चाहिए? क्या आपके पास टिपिकली कंपनी के बैंकर के साथ आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ही करना है या आप ऑफलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हो? तो इसके बारे में एक थोड़ा-सा ब्रीफ प्रोसीजर अगर आप बता दो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। यस सर। सर, राइट इशू के अंदर जो एप्लीकेबल मोड ऑफ पेमेंट जो रखे हैं अभी अपने सेबी ने, वो 2 रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है एसबा पेमेंट, दूसरा रखा हुआ है आर वेब पेमेंट। हाँ। आर वेब ये सुविधा है जो रजिस्ट्रार जिस उस कंपनी का वो प्रोवाइड करता है, अपने वेबसाइट पे कोई लिंक देता है, जहाँ पे वो सारा आप डेटा डालिए, और वो आपका राइट हैंड टेबल दिखा देगा, और आपसे ऑप्शन पूछेगा आपको कितने शेयर की एप्लीकेशन लगानी है। फिर ओके। उसके बाद वो आपकी बैंक डिटेल को कैप्चर करेगा, और आपको जब पूरी डेटा आप एंटर कर दोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे बटन को, वो आपको बैंक की साइट पे ले जाएगा, और वहाँ पे आप नॉर्मल नेट बैंकिंग की तरह पेमेंट कर दीजिए, और आपका ओके। एप्लीकेशन लग जाता है।
ओके, ये तो हो गया, बट इसमें ये है, इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये केवल रेसिडेंट इंडियंस के लिए है। कॉर्पोरेट्स या पार्टनरशिप फर्म एप्लीकेशन नहीं डाल सकती इस माध्यम के द्वारा। ओके, उनको फिर एसबार के थ्रू ही पेमेंट करना रहेगा। ओके, आप जैसे आईपीओ में देखते हैं तो अपन ब्रोकर के यहाँ भी जाके बिड करा देते हैं, फिर पंचिंग हो जाती है बॉर्डर जो स्क्रीन पे दिखता है, फिर इशू के लास्ट दिन वो एप्लीकेशन बैंक में जमा हो जाती है ब्लॉकिंग करने के लिए। ओके, ये सिस्टम यहाँ राइट इशू में ये सिस्टम नहीं होता है। डायरेक्ट आपको बैंक में ही जमा कराना होता है, ब्रोकर के यहाँ पे बिडिंग नहीं होता है। ओके, फाइन, दूसरी बात, आईपीओ के अंदर सारी बैंक पार्टिसिपेट करती है ऑनलाइन एसबा प्रोवाइड करने के लिए, कि आप अपने घर बैठे नेट बैंकिंग के द्वारा इसको डाल दीजिए और एप्लीकेशन लग जाएगा। बट राइट इशू में ज्यादातर बैंकें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उनके कोई इंटरनल एरर प्रॉब्लम्स के कारण। तो कुछ बैंकें पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो जिन बैंकों में ये सुविधा आ रही है तो आप वो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हो या फॉर्म भर के आप बैंक में जमा दे सकते हो। बट जिन बैंकों में ये सुविधा नहीं और आपका खाता उसी बैंक में है, तो आपको फॉर्म भर के उसको बैंक में जमा देना ही पड़ेगा। ओके। अशोक जी, मेरे को एक बात बताइए, जब पैसा इन्वेस्टर भरता है राइट्स इशू के लिए, तो उसके ही बैंक अकाउंट से पैसा जाता है या ये जॉइंट अकाउंट कोई थर्ड पार्टी का होगा तो वहां से भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है, या उसके अकाउंट से ही पैसा जाना चाहिए? ऐसा कोई रूल सर रूल आना किया वही है? है, आईपीओ में भी यही रूल रहता है कि आप थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। आप ही का बैंक अकाउंट यूज होगा पेमेंट करने के लिए। अच्छा। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बताइए, मैंने सुना है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, कि कई ऐसे राइट्स होते हैं जहाँ पे रिनाउंसिएशन राइट्स अलाउड होते हैं, कोई शेयर में राइट्स एंटाइटलमेंट अलाउड नहीं होते। तो इसमें कुछ कंपनी के ऊपर होता है कि ये ऐसे शेयर्स अनाउंस करे, क्योंकि कभी-कभी हम सुनते हैं नहीं कि सर, राइट्स एंटाइटलमेंट में कोई कंपनीज अलाउ करती है, कोई नहीं करती है, तो इसमें कुछ डिफरेंस क्या होता है? सर अभी के जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसमें सारे जो राइट इश्यूज आ रहे हैं उनमें राइट एंड टाइटल मैंडेटरी होता है। ओके, ठीक है, तो उसमें आई मीन एवरीथिंग इज क्लियर कि वही राइट्स एंटाइटलमेंट इज अलाउड। ओके। हम्म। तो दूसरी बात, मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली ये जो राइट्स इशू का टाइम होता है, आपने पैसा लगाया कंपनी में, तो कितने टाइम मोटा-मोटी में शेयर्स अलॉट होते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स के डीपी के अकाउंट में नए शेयर्स कितने समय में आते हैं? राइट्स इशू खत्म हो गया, क्लोज हो गया, उसके बाद कितने समय में शेयर्स डीपी अकाउंट में आते हैं? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, राइट इशू का जो मिनिमम टाइम होता है खुलने का, जो टाइम पीरियड खुलने का रहता है वो 15 दिन का रहता है। इट ओके, कैन गो टू 30 days ऑल्सो, 30 दिन भी जा सकता है, बट मिनिमम 15 दिन तो रहता ही रहता है। इशू ओके, क्लोज होने के बाद एक, जैसे आपने आईपीओ में 6 दिन का टाइमलाइन होता है कि उसमें अलॉटमेंट भी होना चाहिए, लिस्टिंग अप्रूवल भी आनी चाहिए, वो होती है। इतना टाइमलाइन इसमें नहीं होता है। इट इट इज डन अकॉर्डिंग टू द सारी रिकंसिलिएशन होने के बाद। तो ओके, जनरली 12 दिन बाद अलॉटमेंट होता है और उसके ओके, 15वां दिन के बाद लिस्टिंग होती है। ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अशोक जी, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे राइट्स इशू मिल गए कंपनी के, तो वो राइट्स इशू बेसिकली प्राइमरी शेयर के हिसाब से ही चलते हैं, यानी शेयर एक्स राइट होता है, तो मैं मेरे राइट्स के शेयर मिलने के बाद वो बाजार में मैं बेच सकता हूँ। आई मीन उसमें कोई डिफरेंट प्राइस नहीं आएगा कि राइट्स के शेयर्स अलग है, लिस्टेड हो गए हैं, या मेन शेयर चल रहा है। तो वो पॉइंट पे मुझे थोड़ी सी क्लेरिटी चाहिए थी कि मेरे पास ओरिजिनल शेयर है, राइट शेयर मिल गए, अभी इशू बंद हो गया, अलॉटमेंट भी हो गया, तो जब मैं बेचता हूँ तब एक ही भाव मार्केट में दिखेगा जो बेसिकली शेयर की वैल्यू रहेगी, राइट? यस सर, मैं इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब भी कोई इशू कंपनी प्लान करेगी तो रिकॉर्ड डेट निर्धारित करेगी और इशू की प्राइस निर्धारित करेगी। जैसे ही आप कोई राइट इशू अनाउंस करोगे, तो जो नई इक्विटी बाजार में आती है, पहले से भी शेयर थे और नए शेयर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। एक फॉर्मूला होता है सेबी 60 रेगुलेशन 10(4) ओके, के अंदर, तो उस ओके, हिसाब से प्राइस रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद जितने भी शेयर हैं, चाहे आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर हैं या जो नए आपको राइट मिला है, वो शेयर सभी एक समान होते हैं, सभी की ट्रेड होंगे जब एक ही रेट से होगा। बस इतना ओके, ही है कि वो ट्रेडिंग कब से होंगे, जब उसकी लिस्टिंग अप्रूवल आएगी। ओके, जब फाइन, तक अप्रूवल नहीं आई है लिस्टिंग, तब वो ट्रेड नहीं हो सकता। ट्रेड एक बार अप्रूवल आ गई, लिस्ट हो गया, तो चाहे आपका पहले वाला शेयर हो जो आप पहले से होल्ड करते थे, या आपने नया शेयर जो राइट इश्यू में लिया है, वो भी सेम रेट पे बिकेगा। ओके, ठीक है, समझ गया। अच्छा, एक और थोड़ा क्लेरिफिकेशन था, चाहिए था अशोक जी। मान लीजिए किसी ने रिनाउंसिएशन एंटाइटलमेंट में बाजार में खरीदा,
राइट्स इशू बंद होने के पहले, और मान लीजिए कि वो कंपनी का शेयर होल्डर पहले से नहीं था, उसने रिनाउंसिएशन एंटाइटलमेंट के खरीद लिया। अभी खरीदने के बाद जो भी वो पैसा देता है कंपनी को, वो पैसा बेसिकली फिर एडिशनल टू द प्रीमियम व्हाट ही पेज फॉर द राइट एंटाइटलमेंट, उसके बाद वो प्रोसेस कैसा होता है? वो सेम होता है जो नॉर्मल शेयर होल्डर का होता है कि भाई उसको जो बैंकर होता है कंपनी का, जहाँ पे बताया जाता है कि आप फॉर्म भरो या ऑनलाइन एप्लीकेशन करो एंड देन गेट द शेयर्स इन योर नेम इन राइट्स इशू, तो वो थोड़ा सा बताइए। सर जैसे राइट एंटाइटलमेंट आपने बाजार से खरीद लिया, राइट इशू किसी कंपनी का अनाउंस हो गया, उसकी आरी की ट्रेडिंग बाजार में चल रही है और आपको वो कंपनी अच्छी लग रही है, तो हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाजार से उसका शेयर खरीद लें या राइट एंटाइटलमेंट करके राइट इशू में एप्लीकेशन कर दें। बिल्कुल, जनरली इसमें ये देखा जाता है राइट इशू का प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में होता है बाजार की जो एक्चुअल प्राइस है, और बिल्कुल, आरी का थोड़ा सा प्रीमियम देके उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए लोग राइट एंटाइटलमेंट बाजार से बाय कर लेते हैं, वो लोग जो कि रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर नहीं थे। बट ओके, जैसे ही वो राइट एंटाइटलमेंट बाय कर लेते हैं, वो शेयर होल्डर के शूज में आ जाते हैं और वो भी वैसे ही एप्लीकेशन लगाएंगे जैसे शेयर होल्डर लगाता है। तो ओके, जो ठीक, उसने बाजार से राइट एंटाइटलमेंट खरीदा जिस भी रेट पे वो चल रहा था, उसके बाद उसको जो कंपनी को पैसा देना वो वही देना है जो ओरिजिनल शेयर होल्डर को देना था। ओके, समझ गया। तो उसकी कॉस्टिंग और जो नॉर्मल शेयर होल्डर था कॉस्टिंग में इतना फर्क होता है, जो राइट की कॉस्ट उसने एक्स्ट्रा दी वो कॉस्ट होती है। अच्छा, तो समझ इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? ऐसा क्यों होता है? जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था, गया। जैसे ही एक्स राइट हुआ तो उसकी प्राइस डाउन हो गई, बिल्कुल। तो उसका जो लॉस था वो राइट एंटाइटलमेंट की प्राइस में दिख रहा है, ओके, ठीक है, समझ गया। और सामने वाले ने तो कोई खरीदा ही नहीं था, उसको आज हाँ, बेनिफिट लेना है डिस्काउंटेड प्राइस का, तो उसको प्रीमियम देना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, तो ठीक इसमें है, समझ गया। उसको भी नुकसान नहीं हुआ और सामने वाले को नुकसान है, अल्टीमेटली कॉस्ट दोनों की सेम ही है। नहीं, नहीं, समझ गया मैं, बेसिकली इट इज़ अ फेयर वे ऑफ ट्रांज़ैक्शन बोथ फॉर द न्यू बायर बिल्कुल, एज़ वेल एज़ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर। करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक, सही है। ठीक। अच्छा, 1-2 और क्वेश्चन्स है, तो मेरे को पूछना था आपको कि देखिए जब आरवेप फैसिलिटी होती है, तो ओरिजिनल जो आरईज़ होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं डीमैट अकाउंट में। लेकिन बेसिकली अगर हम एडिशनल आरईज़ परचेज़ करते हैं, तो वो भी ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के नाम पे आते हैं। बेसिकली ये थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये भी थोड़ा-सा आप क्लैरिटी दें। सर जैसे ये आरवेब का जो पोर्टल चालू होता है, वो चालू होता है इशू ओपनिंग के दिन। इशू ओपनिंग के दिन रजिस्ट्रार जो आपकी शेयर आरई का एंटाइटलमेंट था रिकॉर्ड डेट पे, वो उसमें सिस्टम में डाल देता है। हाँ, अब चूंकि ये शेयर ट्रेडेबल है, हर रोज लोग नए खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, तो जो नया आपने खरीदा बाजार से वो उसमें अपडेट नहीं होता है। हाँ, बट वो आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो हमारे रिकॉर्ड कंपनी के पास रजिस्ट्रार के थ्रू रिकॉर्ड में आ जाता है कि इन्होंने ये आरी खरीदा है। तो जब इशू क्लोज होता है तो आपकी एप्लीकेशन तो आर वेब से आ गई, हाँ, जितने भी शेयर को आपने डालना था आपका ओरिजिनल प्लस आपने जो बाजार से खरीदा, वो उसको मैच करते हैं जो लास्ट इश्यू के दिन आरई की क्या होल्डिंग थी। उसमें हाँ, अगर आपका नाम चढ़ा हुआ है तो आप उसमें उतने ही शेयर चढ़े हुए होंगे जितने आपने खरीदे हैं, ओके, ठीक वो है, उससे मैच कर लेते हैं, तो ठीक है, आपको उसी बेस पे अलॉटमेंट मिल जाता है। ओके, समझ बट गया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमने बाजार से नया आईडी खरीदा, वो हाँ, हमारे आरएफ के पोर्टल में नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल, वो दिखता भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वहां पे वही दिखता है जो ओरिजिनली था। एडिशंस है अच्छा, तो आपके वो रिकॉर्ड में चले गए हैं, आप आराम हाँ, से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल, समझ गया। तो तो आई लोग थिंक ये सोचते हैं कि मैंने मेरा दिख ही नहीं रहा तो मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम उन्होंने खरीदा है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा है, उसके डीमैट में आ गया है, और रजिस्ट्रार को हर डीमैट की जानकारी रहती है कि किसने आरआई खरीदा है, किसने आरआई बेचा है, और उसके बिल्कुल, बाद वो रिकॉर्डेड हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी मेरे को एक बात बताइए, और एक जो टेक्निकल सवाल है कि शेयर होल्डर को क्या 2 एप्लीकेशन सबमिट करने होते हैं? एक ओरिजिनल आरई के लिए, फिर दूसरा जो आरई वो खरीदता है, और ये जो ऑफ मार्केट वाले जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, इसमें क्या अलग तरीके से ट्रांज़ैक्शन होता है? थोड़ी-सी जानकारी अगर आप इस पॉइंट पे भी पूछें, क्योंकि काफ़ी लोग ये टेक्निकल इश्यू समझते नहीं। बिल्कुल, हमारे पास भी इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं सर, कि मान लीजिए आपके पास 100 एंटाइटलमेंट थे किसी कंपनी के, और आपको वो अच्छी लगी तो आपने और बाजार से नए एंटाइटलमेंट खरीद लिए। ठीक है। अब आपने 300 और बाजार से खरीदे और 100 आपके पास पहले से थे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैं 400 शेयर का एप्लीकेशन करूँ, 100 का अलग करूँ, 300 का अलग करूँ या 400 का एक साथ ही कर दूँ? बिल्कुल,
जो तीनों ही सूरत के अंदर सर इसमें आंसर ये है कि आप चाहे तो 400 का एप्लीकेशन एक साथ कर दीजिए, तो भी आपका एक्सेप्ट होगा। आप 100 का अलग कर दीजिए जो ओरिजिनल था और 300 का अलग कर दीजिए तो भी एक्सेप्ट होने वाला है। ओके, टू ठीक है। टू सेव द टाइम एंड एनर्जी हमारी ओपिनियन में आपको 400 एक साथ भी लगा दोगे तो भी कोई हाँ, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ठीक है। क्योंकि वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी रजिस्ट्रार के पास जा चुका है अगर आपके डीमैट में वो शेयर है तो। तो जब ओके, आपकी ठीक है। एप्लीकेशन जब अलॉटमेंट में जाएगी तो वहाँ आपका नाम बोलेगा, उसी डीमैट में वो एप्लीकेशन लगी हुई है और उसी डीमैट नंबर से वो नए शेयर आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल, अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई थिंक अशोक जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया ये पॉइंट को भी। अभी और एक टेक्निकल सवाल है कि मान लीजिए कि अगर प्रेफ़रेंस की बात करें कि किस बात पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा कि जिसके पास अलॉटमेंट के टाइम ज़्यादा शेयर्स है या बेसिकली रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर होल्डर एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होल्ड करता है या राइट्स एंटाइटलमेंट जिसके ज़्यादा है, उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो टेक्निकली ये कैसे प्रेफ़रेंस डिसाइड किया जाता है? फाइनल अलॉटमेंट जब होता है? सही बहुत ट्रिकी सवाल है, मैं इसका आंसर देता हूँ। इसको बोलते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट राइट इश्यू में कैसे होता है। हाँ, क्योंकि नाम ही राइट इश्यू है, तो पहला राइट तो शेयर होल्डर का होता है जो रिकॉर्ड डेट पे हमारा था। हमारी सारी कैलकुलेशन रिकॉर्ड डेट के हिसाब से होने वाली है सर। पहला जिसने जो शेयर होल्डर था और उसने उसको राइट मिला और उसने उस शेयर को सब्सक्राइब कर दिया, तो सबसे पहला अलॉटमेंट तो उसको मिलेगा। ओके, फाइन। अगर जब हमारा राइट इश्यू ओपन है, तो टोटल एप्लीकेशन में से सबसे पहले प्रेफरेंस इनको शेयर दिए जाएंगे, जो ओके, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर थे हाँ, एज़ ऑन रिकॉर्ड डेट और उन्होंने ओके, अपना ओरिजिनल एंटाइटलमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन लगाया। ओके, ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है, जो शेयर बच जाते हैं, वो सेकंड राउंड में चले जाते हैं। सेकंड राउंड उन लोगों का होता है, जिन्होंने बाजार से राइट एंटाइटलमेंट को बाय किया ओके, और उतना ही एप्लीकेशन डाला कंपनी में। ओके, ठीक है, मान लीजिए आपने 400 खरीदे और 400 का एप्लीकेशन किया, तो ठीक आपको है, अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जब इसके बाद भी पूरे शेयर कंज्यूम नहीं होते हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है, तो थर्ड राउंड में जाते हैं। हाँ, थर्ड राउंड में वो उन लोगों को पकड़ा लिया जाता है सर, जो हमारे शेयर होल्डर थे, उन्होंने राइट एंटाइटलमेंट लगा दिया और उससे ज्यादा के शेयर मांगे। ओके, फाइन, ठीक है। मतलब सो वो आपको तीसरी हमने 100 कैटेगरी 100 होती है। शेयर का एंटाइटलमेंट दिया था, हुँ, आपने 300 शेयर का एप्लीकेशन डाला, बिल्कुल, तो जो बिल्कुल, 200 शेयर हैं, वो आपको थर्ड राउंड में मिलेंगे। ओके, जो ठीक है, 100 समझ शेयर गया, थे वो तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल ही गए और जो बिल्कुल, 200 थे वो आपको तीसरे राउंड में मिलेंगे। ओके, समझ गया। अब यहाँ तो भी इस अलॉटमेंट से शेयर बच गए, तो चौथा हाँ, राउंड जाता है। वो अच्छा, चौथा राउंड उन लोगों का होता है, जिनके पास राइट शेयर नहीं थे, उन्होंने हाँ, बाज़ार से राइट एंटाइटलमेंट बाय किया हाँ, और उन्होंने उसके ऊपर भी एप्लीकेशन लगा दिया। अच्छा, ओके, ठीक है, जिन्होंने समझ गया। बाज़ार जिनका कोई भी शेयर नहीं था, 100 शेयर थे, हाँ, 100 हाँ, के अलावा उन्होंने 500 और बाज़ार से खरीद लिए, तो हाँ, वो 600 शेयर लगाएँगे। तो ओके, 100 तो उनको राउंड 2 में मिल जाएँगे, हाँ, बाकी बचे 500 शेयर उनको राउंड 4 में मिलेंगे, अगर कुछ शेयर बच जाते हैं तो। अच्छा, समझ गया, ठीक, अब इसके बाद 5वीं कैटेगरी आती है सर, कि अगर इन चारों कैटेगरी के बाद भी शेयर बच गए, तो जो अंडरराइटर है या राइट इश्यू का या प्रमोटर है जिसने अगर कमिटमेंट किया है कि सब्सक्राइब करना है, फिर वो डालता है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो आई थिंक वेल वेल एक्सप्लेन्ड अशोक जी। आई थिंक अभी समझ में आया कि प्रेफ़रेंस है कैसे अलॉटमेंट कैसे होता है क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जिससे सारे शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स और राइट्स प्रिज़र्व होते हैं। यस तो सर। एनीवे आई थिंक अशोक जी एक और क्वेश्चन है अगेन थोड़ा-सा टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सारे जो सेबी का के जो रजिस्टर्ड जो बैंक्स होते हैं, हमने देखा है कि कई बैंक्स ऑनलाइन फैसिलिटी ये देते नहीं है, जब राइट्स इश्यू चलता होता है। जैसे आपने पहले भी आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि सारे बैंक्स ऑफर नहीं करते। तो इसके लिए फिर राइट्स इश्यू का जो शेयर होल्डर है उसको क्या करना चाहिए? कभी-कभी होता है कि जो बैंक नॉर्मली आईपीओ के टाइम पे तो काफ़ी बैंक्स होते हैं। बट राइट्स इश्यू में तो लिमिटेड बैंक्स होते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए शेयर होल्डर को? जैसे मैंने बताया कि जनरली राइट इश्यू में सारे बैंक पार्टिसिपेट नहीं करते ऑनलाइन एसबा के अंदर, तो शेयर होल्डर के पास केवल 2 विकल्प रह जाते हैं, या तो आरवेब पोर्टल से एप्लीकेशन लगा दे बिल्कुल, या फॉर्म भर के अपनी बैंक में जैसे नॉर्मल एसबा लगा दे, फिजिकल एसबा बोला जाता है ठीक टेक्निकली। है, वो फॉर्म ठीक भर है, के बैंक में चले चले जाएगा, बैंक वाला उसको बिड कर देगा और उसका अमाउंट को होल्ड कर देगा। ओके, ये समझ 2 गया। तरीके हैं। कुछ बैंकें प्रोवाइड करती हैं तो वो घर बैठे लगा सकते हैं,
हाँ, बट कुछ बैंकें नहीं करती हैं, तो उनको फिजिकल फॉर्म लेके ही जाना पड़ेगा। हाँ, अब ओके, फिजिकल फॉर्म लेके जाते हैं सर, जैसे आपने राइट बाजार से खरीदा और आपको एप्लीकेशन लगाना है, आपकी बैंक ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, किसकी, हाँ, सेबी की, एनएसई की, बीएसई की या मर्चेंट बैंकर की या कंपनी की। फॉर्म को डाउनलोड कर देंगे। एक और इश्यू इसमें आ रहा है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं आता है, हाँ, और ओके, बैंक वाले जब भी फॉर्म लेके जाते हैं तो पूछते हैं साहब इसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं है, फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ओके, इसमें सब बैंकों को एक इंस्ट्रक्शन गया हुआ होता है रजिस्ट्रार के द्वारा, जो आपका डीमैट नंबर है हाँ, उसके पिछले 8 नंबर आपको लिखने होते हैं। ओके, ठीक है, आपका 16 डिजिट का अगर सीडीएसएल का आपका डीमैट अकाउंट नंबर है, तो आखिरी के जो 8 अक्षर हैं, उसको आप अपना एप्लीकेशन नंबर बना दीजिए, वो वहाँ लिख दीजिए, फॉर्म को भर ओके, दीजिए और बैंक में जाके जमा दे दीजिए, और बैंक ओके, उसको ब्लॉक कर देगा और एप्लीकेशन आपकी बिड कर देगा। ओके, ठीक है, फाइन। अशोक जी, अभी काफ़ी जानकारी आपने हमको राइट्स इश्यू के बारे में बताई। ऐसा कोई क्वेश्चन या इश्यू जो शायद मैं मिस कर चुका हूँ, क्योंकि आप काफ़ी वेल वर्स्ड हो इस एरिया में, तो आपके तरफ से कोई और क्लेरिफिकेशन राइट्स इश्यू के बारे में, अगर आप इफ यू कैन गाइड अस ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं इसमें एक चीज़ और हाइलाइट करना चाहता हूँ, जो शायद मेरे से रह गई है। जैसे मैंने बताया था, हर राइट इश्यू में राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग विंडो ऑनलाइन के अंदर पर्टिकुलर इशू खुलने जब बंद हो रहा था, उससे 4 दिन पहले बंद हो जाती है। तो किसी आदमी के पास राइट एंटाइटलमेंट आया है, तो उसको या तो वो उसको लगाना चाहिए, नहीं तो उसको नुकसान होगा। नहीं बिल्कुल, लगाया तो उसको उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, उसमें अगर उसने बेचा भी नहीं लगाया नहीं, तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल, प्राइस ऑटोमेटिक एक्स राइट के कारण कम हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, इट इज सजेस्टेबल, या इधर दे अप्लाई, तब तो उनका कॉस्ट बराबर रह जाएगा, नहीं तो उसको बेच दें। बिल्कुल। ये सब इन्वेस्टर को ध्यान रखने की बात है। पहली नहीं, बात बिल्कुल, ये। आई थिंक आपने बहुत बराबर कहा कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं होता। ये आपने सही कहा कि राइट्स एंटाइटलमेंट का भी एक प्रॉपर विंडो आता है, वहाँ पे डील प्राइस होती है, जो शायद पहले नहीं होता था। मुझे याद है पुराने दिनों में तो ये ऑफ हैंड कोटेशंस ऑफलाइन आते होता थे, था। और हम पुराने बाज़ार के लोग हैं तो हम जानते थे कि राइट्स इश्यू अलग-अलग प्राइसेस पे लोग बेचते थे। पर अभी शायद बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी तरह की ऐसे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स के लिए सुविधा दी है। तो एनीवे, आई थिंक अशोक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम स्पेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। ये हमारे एजुकेशनल इनिशिएटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत ही इसकी जानकारी हमको काफ़ी इन्वेस्टर्स को लाभदायक होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी हैज़ एन्जॉयड द हम भी डिस्कशन एंड इसमें एक टेकन चीज़ नॉलेज। कहना चाह रहे हैं, आपको ये हाँ, कहना बिल्कुल, चाह रहे थे बिल्कुल अशोक जी। कि हमारा भी एक सजेशन अभी हम सेबी को देने वाले हैं, कि सारी बैंकों को बोला जाए, जैसे वो आईपीओ में सबके लिए ऑनलाइन एसबार रखते हैं, इसके अंदर भी रखें, सो दैट इन्वेस्टर उसको ढंग से लगा पाए। नहीं तो आजकल जो डिजिटल का ज़माना है, तो जनरली लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं कि बिल्कुल, एप्लीकेशन को भर के और वहाँ जमा कराएँ। कई लोग कोविड में भी बहुत ही कम निकलते हैं, तो उस कारण से उनको ऑनलाइन देनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छा सजेशन है अशोक जी। आई थिंक डेफिनिटली आई होप इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बट एनीवे, आई थिंक अशोक जी, थैंक यू अगेन फॉर द टाइम। आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, काफ़ी अच्छी जानकारी हमको दी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सर। हमको अच्छा लगा कि ये राइट्स इश्यू का सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छी तरह से अशोक जी ने समझाया। और देन विद दिस फ्रेंड्स विल एंड द शो। उम्मीद है आप सबको पसंद आया। इसको ज़रूर फॉरवर्ड और शेयर और लाइक करिए। तो यही हमारी तरफ से ये आज प्रोग्राम है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।